Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's session, our topic of discussion is the malnutrition. Malnutrition होती क्या है और इसका कंसेप्ट क्या है malnutrition का, कि आया ये सिर्फ अंडरवेट को कहते हैं या ओवरवेट इज आल्सो कैटेगराइज्ड इन द malnutrition. उसके बाद टाइप्स क्या हैं, असेसमेंट, हाउ वी असेस आवर बॉडी स्टेटस और हेल्थ स्टेटस. देन वी विल डिस्कस अबाउट द ओवरवेट एंड ओबेसिटी एंड द अंडरवेट. सबसे पहले हमने डिफाइन करना है माल न्यूट्रिशन को, कि माल न्यूट्रिशन क्या होती है. तो माल न्यूट्रिशन को डिस्कस किया. सबसे पहले डेफिनेशन जो है वो किसने डिफाइन किया, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट टाइम माल न्यूट्रिशन को डिफाइन किया. उसकी डेफिनेशन ये है, द सेलुलर इम्बैलेंस, कि सेल के लेवल पे किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल के लेवल में इम्बैलेंस आना, इसमें बिटवीन द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट एंड कैलोरीज, और इसके साथ एंड द बॉडी डिमांड, कि बॉडी की डिमांड्स क्या है और बॉडी इनटेक क्या कर रही है. बॉडी डिमांड्स फॉर देम टू इंश्योर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड स्पेसिफिक फंक्शन. तो WHO ने इसको डिफाइन किया कि सेल के लेवल के ऊपर जो इम्बैलेंस आ जाता है, इम्बैलेंस का मतलब ही यहाँ पे क्या आएगा, इम्बैलेंस का मतलब ये है कि आपने जो न्यूट्रिएंट या कैलोरीज इनटेक किया, उसकी जो इनटेक थी वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है. बेसिकली जब इनटेक और रिक्वायरमेंट बराबर होंगे, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना इनटेक होगा, तो इम्बैलेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा. लेकिन मैल न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है कि आप या तो बहुत एक्सेसिव इनटेक कर लेते हैं या आपके अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है किसी भी न्यूट्रिएंट की या कैलोरीज की, जो कि लीड करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मैल न्यूट्रिशन. तो सेलुलर लेवल पे इम्बैलेंस बिटवीन द सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी, मतलब बोथ की इम्बैलेंस होता है, बोथ स्टेटस ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड द कैलोरीज, एंड द बॉडी डिमांड्स फॉर देम टू इंश्योर द ग्रोथ, मेंटेनेंस and the specific function. So basically it is a definition which is defined by the WHO. तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि अंडरवेट को न्यूट्रिशन कहते हैं या ओवरवेट ओनली फॉल इन द न्यूट्रिशन की टर्म के अंदर आता है. ये इम्बैलेंस है. इम्बैलेंस का मतलब दोनों चीजें आ जाएंगी आपकी, अंडरवेट और ओवरवेट. तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई. तो यहाँ पे हमने इम्बैलेंस देख लिया. अब न्यूट्रिएंट है या कैलोरीज है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जानी है, वेट के साथ लिंक है इसका, ठीक है. तो सबसे पहले जब वेट को हम देखेंगे मैल न्यूट्रिशन के अंदर, तो बेसिकली जो हमारे पास मैल न्यूट्रिशन आता है, तो मैल न्यूट्रिशन का लिंक हमें समझ आ गई कि मैल न्यूट्रिशन इज लिंक विद द बॉडी वेट. जो बॉडी का वेट है, क्योंकि अपनी कैलोरीज खानी है या न्यूट्रिएंट लेने हैं, उनसे मिलके बॉडी का वेट डिटरमिन किया जाएगा. तो इसके लिए हमें समझने की जरूरत है कि बॉडी किन चीजों से मिलके बनी है, बॉडी कंपोनेंट. बेसिकली द मैल न्यूट्रिशन इज लिंक्ड विद द बॉडी वेट एंड आवर बॉडी वेट इज डिस्क्राइब इन द टर्म ऑफ द बॉडी कंपोनेंट, कि बॉडी वेट जो सा है वो किन चीजों से मिलके बना है. इसको हम लोग डिवाइड करें तो बॉडी की कंपोजिशन की बेस पे दो तरह के मैस होते हैं. एक आता है फैट मैस, सेकेंड वी हैव द फैट फ्री मैस. इनको समझना भी जरूरी है, फिर हम लोग तमाम कंसेप्ट हमारे लिए क्लियर करना इजी होगा कि मैल न्यूट्रिशन होती क्या है. क्योंकि इसका लिंक बॉडी वेट के साथ है, बॉडी वेट की हमने कॉम्पोजिशन लाजमी देखनी है. कॉम्पोजिशन दो तरह की है, फैट मैस एंड फैट फ्री मैस. व्हाट इज द फैट मैस? नाम से क्लियर है कि बॉडी के अंदर ऐसा मास, ऐसा वजन बॉडी का जो कि फैट मैस में क्या होगा, all the fat sources are included. Fat mass from all body sources.
ठीक है, बॉडी के तमाम सोर्सेज से फैट जो है वो कंट्रीब्यूट करे टू एस्टेब्लिश द ह्यूमन बॉडी वेट। अब ऑल बॉडी सोर्सेज से फैट आएगी विच आल्सो, सिर्फ ये नहीं कि एडिपोज टिश्यू से आएगी, जहां जहां पे फैट प्रेजेंट है, लाइक ब्रेन के अंदर है, माइलिन शीथ का नाम सुना होगा हमने, वो फैट से मिलकर बनती है। स्केलेटन के अंदर जहां जहां पे फैट प्रेजेंट है, एंड ऑब्वियसली एडिपोज टिश्यू जो कि मेजर साइट ऑफ स्टोरेज है फैट की बॉडी में। तो ये हमारे पास आ गया फैट मैस बॉडी में क्या होता है। दूसरी तरफ हमारे पास है, हमें जो कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत है वो है फैट फ्री मैस। वर्ड से डिक्लेयर है कि ऐसा मास जिसमें फैट कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। फैट के अलावा बॉडी में वो कौन सा मैस है जो कि प्लस होगा और बॉडी वेट को अगेन डेवलप करेगा, दोनों मिलके डेवलप करेंगे ना बॉडी वेट को। तो फैट फ्री मैस क्या है, विच इंक्लूड, इसमें फैट के अलावा तमाम चीजें आ जाएंगी, लाइक वाटर कंटेंट जो बॉडी में प्रेजेंट है बॉडी कंपोजिशन के अंदर, प्रोटीन जो प्रेजेंट है अमाइनो एसिड की फॉर्म में, एंड मिनरल्स और विटामिन्स कंपोनेंट। इनका जो कंपोजिशन है बॉडी में इसको फैट फ्री मैस कहते हैं। तो हमारे पास बेसिकली दो चीजें आ गई। फैट मैस क्या है बॉडी में जो कंट्रीब्यूट करते हैं फैट फ्रॉम द ऑल सोर्सेज, दूसरी तरफ वी हैव द फैट फ्री मैस। तो इन मोस्ट ऑफ द टाइम वी इंटरचेंज द वर्ड फैट फ्री मैस द लीन बॉडी मैस। क्या करते हैं हम लोग, फैट फ्री मैस को आप कहते हैं इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं विद द वर्ड ऑफ द लीन बॉडी मैस। तो बेसिकली लीन बॉडी मैस एक्चुअली इट इज नॉट अ फैट फ्री मैस। ये एक थर्ड कॉम्पोजिशन है बॉडी की जिसमें फैट तो नहीं होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि फैट नहीं है जिसके लिए हम लोग फैट फ्री मैस के अंदर कैटेगराइज कर देते हैं। लेकिन बेसिकली जो लीन बॉडी मैस है जिसको LBM भी कहते हैं, ये बॉडी के अंदर मसल्स मैस को कहते हैं। ठीक है, तो इसको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं लेकिन इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम। बेसिकली द LBS इज द मसल्स मैस। बॉडी के अंदर जो मसल्स का मैस है इसको आप कहते हैं LBS। अब हमने देखना है और ऑन द बेसिस ऑफ द LBS या फैट फ्री मैस, ये मेल और फीमेल में इसकी प्रोपोर्शन देखनी है। जो फैट मैस है इट इज वेरी फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन, लेकिन जो लीन बॉडी मैस है और फैट फ्री मैस है मोस्टली इट इज कांस्टेंट इन द ऑन द जेंडर बेसिस, कि जेंडर दोनों में मेल और फीमेल के अंदर देखना है तो मोस्टली फैट फ्री मैस और लीन बॉडी मैस की प्रोपोर्शन सेम होगी। तो अभी हमने कहा जो LBW है हमारा लीन बॉडी मैस है, इसको थोड़ा सा देखते हैं क्योंकि ये आपका डेवलप हो सकता है विद द सम इंटरवेंशन सम स्ट्रेटजीज। LBW इज हायर किन के अंदर, मेल के अंदर, हायर इन मेल देन फीमेल। ऑफ कोर्स फीमेल से किससे ज्यादा मस्कुलर मैस होता है, मेल का। ये तमाम चीजें इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जब हमने इनकी इंटरवेंशन प्लान करनी है या हमें ट्रीटमेंट देना है तो हमें पता हो कि क्या लिंक बनता है बॉडी वेट के साथ। सेकेंडली इट इंक्रीजेस, अब किस चीज से इंक्रीज करेगा, इट इंक्रीजेस एक्सरसाइज। जितना स्ट्रेचिंग करेंगे उतना ज्यादा लीन बॉडी मैस या मसल्स मैस इंक्रीज करेगा। बट नेचुरली क्या है, ये आपका डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, लोअर होना स्टार्ट कर देता है विद एजिंग। एजिंग के साथ जो मसल्स की इलास्टिसिटी है वो रिड्यूस होना शुरू कर देती है, लॉस होना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से जो हमारा मसल्स का मैस है वो क्या होगा, वो रिड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ तक हमने बॉडी कंपोनेंट की बात कर ली, बॉडी कंपोजिशन की बात की कि बॉडी वेट किन 3 टाइप्स का होता है और कैसे कंट्रीब्यूट करता है टू द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी वेट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन को अगर देखें तो मोस्टली वी यूज द टर्म मैल न्यूट्रिशन फॉर द अंडरवेट। आप कहने की गलतुल आम है कि जब भी हम लोग मैल न्यूट्रिशन की बात करते हैं माइंड में फौरन आता है कि मैल नरिश होगा बच्चा।
लेकिन अभी हमने जो डेफिनेशन भी देखी वहां पे कहीं भी अंडरवेट का वर्ड नहीं है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट इज द इम्बैलेंस। इम्बैलेंस दोनों तरह का हो सकता है, ज्यादती भी हो सकती है, मतलब एक्सेसिवनेस भी हो सकती है किसी भी चीज की, और डेफिशिएंसी भी हो सकती है। तो इट इज द, आप कह लें कि हमारी रूटीन की प्रैक्टिस है कि जब भी मैल न्यूट्रिशन का वर्ड आता है वी लिंक द वर्ड मैल न्यूट्रिशन विद द अंडरवेट। तो अब हमें थोड़ा सा ये कंसेप्ट आ गया कि मैल न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ अंडरवेट नहीं है, इसमें ओवरऑल जो ह्यूमन बॉडी का वेट है उससे इसका ताल्लुक है कि कैसे ह्यूमन बॉडी का वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग बैलेंस है, तो आपकी हेल्थ स्टेटस नॉर्मल है। अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा और कम होगा तो क्या होगा। तो हम इसके बाद हम लोग इसकी टाइप्स की तरफ आ जाते हैं, टाइप ऑफ मैलन्यूट्रिशन क्या होती है। तो दो तरह की टाइप्स होगी। अगर आपने एक्सेसिव कैलोरीज ली या एक्सेसिव न्यूट्रिएंट लिए तो ओवर नरिश भी कह सकते हैं इसको, लेकिन हम लोग इसको ओवरवेट कहते हैं। ठीक है, अगर ओवरवेट जो कि एक इनिशियल स्टेजेस पे आप इसको डायग्नोज कर लें तो ठीक है, वरना ये लीड करेगा टूवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ द ओबेसिटी। सेकेंड टाइप ऑफ द मैल न्यूट्रिशन इज अंडरवेट। ओके, लेकिन जो प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन है उसको ऑफ कोर्स मैल न्यूट्रिशन के अंदर रखेंगे। प्रोटीन एंड एनर्जी इट इज अ सेपरेट टॉपिक, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह। लेकिन अंडरवेट के अंदर क्या हो गया, अंडरवेट का और ओवरवेट का इसको कंबाइन किया तो हमें टाइप ऑफ मैल न्यूट्रिशन पता चल गई। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ वी असेस कि हम लोग अंडरवेट हैं या ओवरवेट हैं। हम लोग सिंपली मैल नरिश तो नहीं है, मतलब हम लोग ओवर या अंडर के कैटेगरी में तो नहीं आ रहे। तो अभी हमने डिस्कस करना है असेसमेंट ऑफ द हेल्थ स्टेटस। तो ऑन द बेसिस ऑफ द, बाय कीपिंग द इन माइंड द कंसेप्ट ऑफ लिंक बिटवीन द मैल न्यूट्रिशन एंड द बॉडी वेट, तो असेसमेंट भी जो होगी वो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होगी। तो वी हैव द डिफरेंट टेस्ट। बच्चों के लिए हम लोग ग्रोथ चार्ट भी यूज करते हैं। हेल्थ स्टेटस को मेजर करने के लिए यहाँ जी स्कोर कहते हैं, जी स्कोर और ग्रोथ चार्ट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास मिड, अपर आर्म सर्कमफरेंस, इसे आप मॉक भी कहते हैं, इट इज आल्सो यूज टू मेजर द हेल्थ स्टेटस। उसके बाद हमारे पास आता है BMI। बेसिकली जो BMI है ये एक बेहतरीन टूल है ऑफ असेसमेंट का टू मेजर आइदर द इंडिविजुअल इज अंडरवेट और ओवरवेट। तो बॉडी मास इंडेक्स के अंदर आपने किसी का हेल्थ स्टेटस फाइंड करना है। ये जो दो टाइप्स है बेसिकली दीज आर यूज्ड टू मेजर द हेल्थ स्टेटस ऑफ द इन्फेंट। चाइल्डहुड पीरियड में हम लोग ये चीजें मोस्टली यूज करते हैं। तो अभी क्योंकि हम लोग ओवरऑल मैल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग BMI को फोकस करेंगे कि BMI निकालने का फॉर्मूला क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द BMI, कितनी से कितनी रेंज होती है नॉर्मल की, ओवर की और ओबेसिटी की। और उसके बाद हमने कुछ और टेस्ट भी आते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ BMI को भी डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज BMI। BMI का अगर हम लोग सिंपल देखा जाए तो इट इज अ बॉडी मास इंडेक्स, कि बॉडी का मास क्या है ओवरऑल। तो बॉडी मास इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है इसका, वेट ओवर हाइट। वेट मस्ट बी इन द kg और हाइट इन द मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आपने पुट कर लेनी है दोनों अपनी जो फाइंडिंग्स हैं वेट की और हाइट की, और देखना है कि BMI क्या आ रहा है। यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा, फाइंडिंग्स आ जाएंगी। हाउ वी फाइंड द BMI और कैलकुलेशन क्या है, क्या स्टेप्स हैं आपके फीट्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के, ये एक सेपरेट टॉपिक है। अभी सिर्फ हमने देखना है कि अगर BMI आपकी रीडिंग्स जो सी हैं वो 18.5 से लेस देन है kg पर मीटर स्क्वायर, तो ये कैटेगरी क्या होगी। चलिए पहले रेंजेस लिख लेते हैं। देन है हमारे पास 18.5 टू 24.9 kg पर मीटर स्क्वायर। थर्ड वन इज द 25 टू 29.9
अगेन यूनिट वही होगा जो फार्मूला में था. थर्ड वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 kg/m². दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ BMI. अगर किसी भी इंडिविजुअल का BMI इस कैटेगरी के अंदर आता है तो इसको हम लोग कहते हैं अंडरवेट. ओके, तो ये एक टाइप जो हमने मैलन्यूट्रिशन की पढ़ी, अंडरवेट हो गया. अगर 18.5 से 24.9 तो इसको हम लोग हेल्दी भी कह सकते हैं, और कोई और वर्ड यूज करना है तो नॉर्मल BMI भी कह सकते हैं. ठीक है, 25 से 29.9 इज कैटेगराइज्ड इन द ओवरवेट टाइप. ओवरवेट है BMI. ओके, और एट द रिस्क टू डेवलप द ओबेसिटी, जैसे ही 30 या 30 से क्रॉस कर लिया ओबेसिटी डेवलप हो गई है. ओके, अब आगे भी टाइप्स हैं ऑफकोर्स के. अगर 30 से ज्यादा हो गया BMI तो कितना ज्यादा हुआ, ओबेसिटी की टाइप से आगे ओबेसिटी ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3, जो ये इसके ग्रेड्स हैं. ग्रेड 2 होगा और ग्रेड 3 ओबेसिटी है. इट्स आल्सो वेरी फ्रॉम द रेंजेस ऑफ द BMI, कौन सी टाइप की ओबेसिटी है. ओके, तो ये हमारे पास इसकी BMI का आ गया. अब अगर किसी क्लाइंट का या किसी इंडिविजुअल का BMI फॉल करता है इन द रेंज बिटवीन द 25 to 29.9, तो डैट्स मीन कि वो ओवरवेट है ना, तो उसको हेल्थ स्टेटस को और इंश्योर करने के लिए कि आया वो ओवरवेट है भी या सिर्फ बॉडी मास इंडेक्स की बेस पे आ रहा है, तो वी हैव द सम अदर कंट्रीब्यूटिंग टूल्स टू मेजर द हेल्थ स्टेटस टू इंश्योर दैट इंडिविजुअल इज ओवरवेट और नॉट. फर्स्टली BMI आ गया, और BMI की कैटेगरीज हमारे पास कितनी आ गई इसके लिए. ओवरवेट के लिए 25 से 29.9 अगर है तो ओवरवेट है, और इसी के साथ ओबेसिटी का ग्रेटर देन 30. एक तो ये आ गया. उसके साथ BMI के अलावा वी हैव सम अदर टूल जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं. सेकंड है हमारे पास ओबेसिटी को मेजर करने के लिए वेस्ट सरकमफ्रेंस. वेस्ट सरकमफ्रेंस. अब इसमें क्या है, इसके भी आगे दो टाइप्स आएंगे ऑफ कोर्स. फर्स्ट टाइप क्या है, अगर फीमेल के अंदर वेस्ट की जो रीडिंग है वो ग्रेटर देन 35 इंचेस होना स्टार्ट कर गई, मतलब 36 है, 37 है, तो इसका मतलब है कि अभी इनिशियल स्टेजेस है ओवरवेट की. ऑफ कोर्स इफ इट्स इंक्रीज मोर देन द 40 तो वो ओबेसिटी की तरफ जाएगा. 35 से कम जो सा है वो हेल्दी की कैटेगरीज के अंदर आता है. और मेल में अगर वेस्ट जो सी है विच इज ग्रेटर देन 40 इंचेस तो वो इज आल्सो अ रिस्क फॉर द ओवरवेट एंड द ओबेसिटी. BMI, वेस्ट सर्कमफ्रेंस. थर्ड हमारे पास आता है वेस्ट टू हिप रेशो, क्योंकि हम सिर्फ BMI के बेस पे नहीं बता सकते कि इंडिविजुअल जो सा है ओवरवेट है या अंडरवेट है. तो ऐसे अंडरवेट को निकालने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट जो कि इंश्योर करते हैं, जिसमें आपका मॉक आ जाता है, और आपने देखने के मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंसेस क्या है या मसल्स मैस कितना है ट्राइसेप्स के ऊपर, ये तमाम चीज़ें तो वो हम अंडरवेट की कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे जब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसको. तो वेस्ट सर्कमफ्रेंसेस उसकी रेटिंग बता दी. वेस्ट टू हिप रेशो, ऑफ कोर्स यू हैव टू मेजर द रीडिंग इन द वेस्ट एरिया एंड इन हिप एरिया. हाउ टू मेजर, इट इज अ सेपरेट टॉपिक. कैसे मेजर करना है, क्या प्रिकॉशन है इसकी. जब आपने दोनों को डिवाइड किया और रेशो अगर आपकी मेल और फीमेल के अंदर ये ऐसी आएगी, वेस्ट टू हिप रेशो जो सी है वो फीमेल के अंदर ग्रेटर देन 0.8 रेशो, और मेन में इफ इट इज ग्रेटर देन 1 रेशो, इट्स आल्सो इन द रिस्क टू डेवलप द ओवरवेट एंड द ओबेसिटी इन द कमिंग फ्यूचर. ये तमाम चीजें आ गई हमारे पास. बेसिकली BMI फर्स्ट टेस्ट हो गया. सेकंड वी हैव द वेस्ट सर्कमफ्रेंस. थर्ड इज द वेस्ट टू हिप रेशो. बट वी हैव द फोर्थ वन. इतने टेस्ट करने के बाद, इतनी असेसमेंट करने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि अभी भी अगर क्लाइंट फॉल कर रहा है तो वो ओवरवेट या अंडरवेट की कैटेगरी के अंदर आएगा. नेक्स्ट हमारे पास एक इक्वेशन है जिससे हम बॉडी की फैट की परसेंटेज निकाल सकते हैं.
ये इक्वेशन है, ड्यूरनबर्ग इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है पहले ये देख लेते हैं। बॉडी की आपने बॉडी जो फैट है इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो 1.2 इंटू BMI, जो भी आपने फाइंड किया है लास्ट में अपना BMI, उसको मल्टीप्लाई करना है 1.2 के साथ, प्लस 0.23 इंटू एज, ऑफकोर्स एज इन ईयर के अंदर आएगी, माइनस 10.8 मल्टीप्लाई बाय जेंडर, और ये फैक्टर है -5.4। इसको आप पुट करके इसमें आप तमाम चीज़ें अपनी एज लिखें, 22, 23 जितनी भी एज है, जेंडर मेल और फीमेल, और BMI जो है इसको तमाम को आप कैलकुलेट करें और फाइंडिंग देखें। अगर तो रिजल्ट जो सा है आफ्टर कंट्रीब्यूटिंग फाइंड दिस प्रोसीजर, अब हमें नॉर्मल रेंज भी पता होनी चाहिए कि किसके अंदर फॉल कर रहा है। तो जो बॉडी वेट फैट है मेल के अंदर उसकी रेंज कितनी है 20 से 25%, और फीमेल में बॉडी फैट परसेंटेज कितनी है जो कि हेल्दी है 25 से 32%। अगर फैट निकालने के बाद रेंज इसके अंदर आए तो नॉर्मल और हेल्दी इंडिविजुअल है। अगर परसेंटेज इससे ज़्यादा आएगी तो क्या होगा, वो फीमेल या मेल जो भी होगा वो आप कह सकते हैं कैटेगराइज करता है इन द ओवरवेट या अंडरवेट कैटेगरीज। ओके, ये हमारे पास आ गया असेसमेंट का तरीका। अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज ओबेसिटी और ओवरवेट, कि ओबेसिटी क्या है या ओबेसिटी के अलावा ओवरवेट क्या हो सकता है, दोनों को हमें डिफाइन करना है। तो सबसे पहले अगर देखें कि हमने BMI देख लिया कि अगर किसी भी इंसान का BMI ग्रेटर है देन द नॉर्मल रेंजेस, ठीक है, ग्रेटर है देन नॉर्मल से, उसकी वजह से क्या होगा, ओवरवेट होगा। एक लेआउट जो बनेगा हमारे पास, ओवरवेट अगर इस टाइम पे ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन नहीं दी गई तो ओबेसिटी डेवलप होगी। इस टाइम पे ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है। इफ यू नॉट प्रोवाइड द एनी इंटरवेंशन और प्रिवेंशन तो ओबेसिटी डेवलप हो जाएगी, और ओबेसिटी एक दफा डेवलप होगी तो इट इज द रिस्क फैक्टर ऑफ द मैनी क्रॉनिक डिजीज। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च approximately 23 diseases are developed, not only obesity, और रीजन भी होंगे, लेकिन obesity जो सा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है मैनी क्रोनिक डिजीजेस का। तो रिसर्च के अकॉर्डिंग 23 डिजीजेस ऐसी हैं जिसमें डेवलप होने के लिए ओबेसिटी भी एक रिस्क फैक्टर है। ठीक है, अब हम लोग ये तो हमने ले डायग्राम देख ली कैसे ओबेसिटी डेवलप होगी। अब हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द ओवरवेट एंड ओबेसिटी। तो ओवरवेट को अगर देखा जाए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज ओवरवेट। ओवरवेट को डिफाइन करना है। अभी तो हमें समझ लग गई कि अगर तो हमारी फाइंडिंग्स जो है नॉर्मल से ज्यादा आएंगी तो उसको ओवरवेट कहते हैं, लेकिन इज अ स्टेट प्रॉपर अगर डिफाइन करना, इज अ कंडीशन इन विच क्या होगा, इसके अंदर जो वेट है, इन विच वेट इज मोर एक्सीड, किससे ज्यादा होगा, देन आ स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड किससे आपको पता चलना है, आइडियल बॉडी वेट होता है, निकालने का फॉर्मूला कि आइडियल बॉडी वेट देख लिया, स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन हाइट। अगर किसी का वेट इस कंडीशन में है कि वो ज्यादा है स्टैंडर्ड बॉडी वेट से, जो कि निकालते हैं हम हाइट की बेस पे, अगर किसी का 5'2" है हाइट इसकी, या 5'5" हाइट है किसी की, तो इनका हमने आइडियल बॉडी वेट निकालना होगा। आइडियल बॉडी वेट निकालने से पता चल जाएगा कि हम लोगों ने जो भी अपना बॉडी वेट एस्टेब्लिश किया है, आया वो हमारी हाइट के अकॉर्डिंग है या कम है या ज्यादा। तो इट इज अ डेफिनेशन ऑफ द ओवरवेट, क्योंकि ओवरवेट इनिशियल स्टेजेस हैं, अगर नहीं इसको प्रिवेंशन प्रोवाइड करेंगे तो ये लीड करेंगी टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ ओबेसिटी। तो ओबेसिटी को भी साथ ही डिफाइन कर लेते हैं।
व्हाट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी को देखते हैं, ओबेसिटी क्या है, इज अ कंडीशन ऐसी कंडीशन जिसमें आपका एक्सेसिवनेस हो रही है, उसमें तो सिर्फ इंक्रीज किया था, एक्सेसिव फैटनेस प्रेजेंट है, इसको ओबेसिटी कहते हैं। आइदर लोकलाइज है या जनरलाइज है, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर है या ओवरऑल लोकलाइज्ड है। ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर है या ओवरऑल बॉडी में प्रेजेंट, तो जनरलाइज्ड या लोकलाइज्ड, इट्स नॉट आवर कंसर्न येट। तो ओबेसिटी को हमने डिफाइन कर लिया। अब हमें ये पता चल गया कि ओवरवेट और ओबेसिटी दोनों लिंक कर रहे हैं। पहले भी हमने डिस्कस किया, जैसे मैल न्यूट्रिशन लिंक करता है बॉडी वेट के साथ, ओवरवेट एंड अंडरवेट बोथ आर लिंक विद द बॉडी वेट। तो आवर क्वेश्चन इज दैट हाउ द ओबेसिटी और द ओवरवेट इज डेवलप्ड, कैसे डेवलप होंगे दोनों, ओबेसिटी या ओवरवेट। तो इसके लिए हमें देखना है कि फैट अकोमोडेशन हो रही है ना बॉडी के अंदर, फैट की जो अकोमोडेशन है उसका मैकेनिज्म समझना है हमने। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फैट सेल डेवलपमेंट। फैट सेल की डेवलपमेंट तो नहीं हो रही, फैट सेल की डेवलपमेंट में हमने देखना है क्या, किस चीज को, अब इसमें हमने देखना है फैट सेल के अंदर कि क्या हो रहा है। फैट सेल की डेवलपमेंट में अगर देखें हम, फैट सेल डेवलपमेंट की बात कर ली। अब हमने देखना है कि कैसे फैट सेल डेवलप करेंगे। ऑफ कोर्स ग्रोथ के साथ फैट सेल डेवलप तो करते हैं। तो व्हेन मोर एनर्जी, जितनी ज्यादा एनर्जी हम लोग कंज्यूम करेंगे, व्हेन मोर एनर्जी इज कंज्यूम्ड देन रिक्वायरमेंट, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द नॉर्मल बॉडी फंक्शन। नॉर्मल बॉडी की जो फंक्शन है इनको परफॉर्म करने के ऑफ कोर्स वी रिक्वायर द एनर्जी, लेकिन इफ वी कंज्यूम द मोर एनर्जी देन आवर रिक्वायरमेंट, तो क्या होगा, जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी है क्या करेगी, वो स्टोर होना स्टार्ट कर देगी, इज गोइंग टू स्टोर इन द फॉर्म ऑफ द फैट। फैट की फॉर्म में बॉडी में क्या करेगी, स्टोर होना स्टार्ट कर देगी फैट सेल्स के अंदर ऑफ एडिपोज टिश्यू में। ये हमें आइडिया है कि जो फैट है वो एडिपोज टिश्यू में या फैट सेल में स्टोर होनी है। तो हमें अब ये भी देखना है द अमाउंट ऑफ फैट इन अ पर्सन, किसी भी इंसान के अंदर जो उसका बॉडी वेट है उसमें जो फैट है, विच इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ बोथ, which both reflection of number of fat cell and then size of fat cell। तो यही हमने समझना है इसको कि कैसे नंबर ऑफ फैट सेल डेवलप होंगे एंड द साइज ऑफ द फैट सेल। ठीक है, तो इसको जरा ओवरव्यू कर लेते हैं। हमारी बॉडी ने उतनी ही कैलोरीज लेनी है जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। अगर हम कॉन्टिन्यूसली वो कैलोरीज इनटेक रिक्वायरमेंट से ज्यादा करते जाएंगे तो कैलोरीज ने कहीं तो जाना है ना, बॉडी क्या करेगी, इट एक्सेसिव कैलोरीज विच इज केम फ्रॉम द फैट उसको स्टोर करना स्टार्ट कर देगी। अभी क्या होगा, फैट सेल के में जो एडिपोज टिश्यू है उसमें स्टोर करना स्टार्ट कर देंगे। इसके लिए हमें देखना है कि या तो ये नंबर ऑफ फैट सेल ज्यादा करेंगे या साइज इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पता चल गया कि फैट जो है वो स्टोर होती है आइदर बाय इंक्रीज द नंबर और बाय इंक्रीज द साइज ऑफ फैट सेल्स। इसमें अगर देखें हम लोग एक ले डायग्राम बनाते हैं जो भी हमने पढ़ा, इफ एनर्जी intake is greater than energy requirement,
अगर एनर्जी का इनटेक रिक्वायरमेंट से ज्यादा है तो क्या होगा, या आप यूं कह लें कि एनर्जी का इनटेक रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा है और एक्सपेंडिचर से भी ज्यादा है। जो आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं और कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, फैट सेल अकोमुलेट करना स्टार्ट कर देंगे। किसको, फैट को, अकोमुलेशन हो जाएगी। अब जो बॉडी में फैट स्टोर होती है वो फैट की फॉर्म में नहीं होगी, बॉडी फैट को कन्वर्ट करेगी ट्राइग्लिसराइड के अंदर, और जिसकी वजह से ये अपना साइज एक्सपेंड कर लेगा। इसका साइज एक्सपेंड इन साइज। ऑफ कोर्स एक ये सेल है, इसमें आप जितनी ज्यादा फैट को ऐड करते जाएंगे और सेल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी है, तो ये अपना साइज क्या करेगा, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अगर आप कैलोरीज ज्यादा ले रही है तो क्या होगा, अकोमुलेशन होना शुरू कर देगी फैट की इन द फॉर्म ऑफ द ट्राइग्लिसराइड और द साइज ऑफ द सेल इज गोइंग टू इंक्रीज। अब जब सेल का साइज क्या हुआ है, इंक्रीज कर गया, व्हेन सेल इनलार्ज इन द साइज, ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, दे स्टिमुलेट किस चीज को, सेल की प्रोलिफरेशन को, कि सेल की नेक्स्ट ग्रोथ हो, डिवीजन हो। अब सेल की प्रोलिफरेशन हो गई तो क्या करेंगे, तो ऑफ कोर्स अगेन सेल का क्या होगा, नंबर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ फैट सेल, और ये साइकिल चलता ही रहेगा क्योंकि दोबारा से चीजें आती जा रही हैं। ये एक चीज समझ आ गई हमें। इसके साथ अब जो फैट स्टोर हो रही है, अगर तो वो सिर्फ फैट सेल के अंदर स्टोर हो तो कुछ हद तक टॉलरेट है क्योंकि अभी इनिशियल स्टेजेस में होती हैं, लेकिन अगर ये ट्राइग्लिसराइड किसी ऑर्गन में स्टोर करना स्टार्ट कर दे, लाइक लीवर में स्टोर करना स्टार्ट कर दिया, तो फैटी लीवर होने के चांसेस हैं। ऐसे हार्ट के अंदर स्टार्ट कर दे कॉम्बिनेशन, तो हार्ट फेलियर या हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर होने के चांसेस भी होंगे। तो ये चीज़ आ गई। अब इसको ज़रा और हम लोग डायग्रामेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे जैसे ग्रोथ होती है कैसे फैट सेल इंक्रीज करते हैं। ओके, तो ये हमने भी सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि दीज आर द सम फैट सेल और फैट ड्रॉपलेट। ओके, फैट ड्रॉपलेट और फैट सेल्स हैं। इसको अगर देखा जाए तो ड्यूरिंग द ग्रोथ द फैट सेल इंक्रीज इन द साइज। जैसे जैसे ग्रोथ होगी, चलिए हमने ये प्रॉपर सेल डेवलप कर लिया, तो फैट सेल इंक्रीज करेगा किसमें, साइज के अंदर। सेल इंक्रीज करना शुरू कर देगा ग्रोथ के साथ, इनकी ग्रोथ ज्यादा होना शुरू होगी, ग्रोथ जैसे जैसे ज्यादा हो रही है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने ये देखा कि जैसे फैट सेल ग्रोथ की वजह से ज्यादा होना शुरू किए, तो आपने एनर्जी इनटेक लिया और एनर्जी इनटेक की वजह से ये हुआ कि जो फैट सेल्स थे उन्होंने अपना नंबर इंक्रीज, एक्सेसिव कैलोरीज जो ले रहे थे उसकी वजह से फैट सेल्स ने अपना नंबर इंक्रीज तो किया ही किया, लेकिन अपना साइज इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। जब साइज इंक्रीज हुआ, चलिए डेवलप कर लेते हैं इसको, तो क्या होगा, ये देखिए कुछ बड़े सेल्स हैं, अकोमुलेशन हो गई फैट की अकोमुलेशन के बाद यहाँ से अब प्रोलिफरेशन होगी, कुछ बड़े सेल्स होंगे, कुछ छोटे सेल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, और उसके बाद एंड पे क्या होगा कि जो बड़े और छोटे सेल्स हैं ये आगे फिर से प्रोलिफरेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। ओके, हर सेल एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देगा और एक्सपेंड करने के साथ साथ क्या करेगा, प्रोलिफरेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। ड्यूरिंग द ग्रोथ क्या होगा, फैट सेल इंक्रीज करेंगे नॉर्मली, ये हमें पता है फैट सेल इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन व्हेन एनर्जी इनटेक इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज देन द एक्सपेंडिचर और द रिक्वायरमेंट, फैट सेल क्या होंगे, इंक्रीज तो करें, लेकिन अब क्या करेंगे, फैट सेल इंक्रीज करेंगे साइज के अंदर। अब देखिए इसका साइज और ये साइज, ओके, तो फैट सेल ने क्या किया, अपना साइज इंक्रीज कर लिया। अब क्या हुआ
कि अगर आपने अभी भी अपनी कैलोरीज कंट्रोल को या फिजिकल एक्टिविटी को ज़्यादा नहीं किया तो फैट सेल इनलार्ज तो हो गए हैं, लेकिन इनलार्ज होने के साथ साथ क्या करेंगे, अपना नंबर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए साथ में नंबर प्रोलिफरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया कि साइज तो इंक्रीज था ही, अब क्या होगा, सेल की डिवीजन होना स्टार्ट कर देगी, प्रोलिफरेशन का प्रोसेस हो गया विद फैट। अब आपने कोई अब मेन्यू ऐसी डाइट ऑर्डर लिया जिससे फैट रिड्यूस होना स्टार्ट कर गई, तो यूं होगा कुछ सेल अपना फैट की जो अकोमोडेशन थी उनको बर्न कर देंगे और बर्न करने के बाद वो अपना साइज श्रिंक कर लेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स दे डेवलप द कैपेसिटी, उसके अंदर अभी कैपेसिटी तो है कि दोबारा से फैट आप लेंगे तो ये जो छोटे सेल्स हैं वो दोबारा से एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो फैट सेल्स हैं व्हेन यू आर गोइंग टू फॉलो द सम स्पेसिफिक लो फैट या लो कैलोरीज डाइट ऑर्डर, तो फैट जो अकोमुलेट हुई थी जिसके वजह से फैट सेल्स इनलार्ज कर गए थे वो श्रिंक होना स्टार्ट कर देंगे, और जब ये श्रिंक होंगे तो अपनी ओरिजिनल शक्ल में वापस आना शुरू कर देंगे। लेकिन क्या होगा, इनका साइज रिड्यूस नहीं होगा, फैट सेल का जो साइज है वो नंबर जो से हैं इनका नंबर वो क्या होगा, नंबर उनका सेम रहेगा फैट सेल्स का। फैट सेल कांस्टेंट जो एक दफा डेवलप हो गया दोबारा से रीस्टोर नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ जो फैट सेल्स हैं इनकी एक और मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा आपको, तो फैट सेल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी है, आर कैपेबल ऑफ इंक्रीजिंग देयर साइज बाय 10 फोल्ड। अपने ओरिजिनल साइज से ये अप्रोक्सीमेटली 10 to 20 फोल्ड ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं अपना साइज, ओके। बट देयर नंबर जो है कितना, अपने ओरिजिनल एक नंबर से कितने नंबर ज्यादा हो सकते हैं, मैनी थाउजेंड फोल्ड, बहुत ज्यादा। आप कह लें कि फैट सेल को अगर एक्सेसिव कैलोरीज मिलती रहेंगी और ये ग्रोथ करते रहेंगे तो इनकी प्रोलिफरेशन का प्रोसेस होता रहेगा, तो साइज जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10 to 20 फोल्ड इंक्रीज कर सकता है और नंबर इन द मैनी थाउजेंड फोल्ड इनके इंक्रीज हो सकते हैं। तो बेसिकली ये कंसेप्ट था हमारा फैट सेल्स के लिए। अब हमने फैट सेल मेटाबॉलिज्म पढ़ना है, ठीक है। तो व्हाट इज द मेटाबॉलिज्म बिटवीन द फैट सेल्स। तो फैट सेल मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें कि फैट के अंदर फैट सेल मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होगा, फैट सेल्स डेवलप हो गए। अब जो लोग कहते हैं कि हम लोग डाइट ऑर्डर फॉलो करते हैं और उसके बाद भी वेट रिड्यूस नहीं होते, अब बहुत जल्दी क्विकली हम गेन कर लेते हैं, तो दिस आर द रीजन। तो फैट सेल बॉडी में प्रेजेंट है, अब इसको किसी मेटाबोलाइज भी करना है तो वी हैव द सम एंजाइम नोन एज द LPL, इसको कहते हैं लिपोप्रोटीन लाइपेज। लिपोप्रोटीन लाइपेज जो एक एंजाइम है ये प्रमोट करते हैं फैट स्टोरेज को। बेसिकली दीज आर रिक्वायर्ड, ये जो एंजाइम है जो ब्लड के अंदर से ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में फैट को लेके जाते हैं ऑर्गन की तरफ, जो बॉडी के वाइटल ऑर्गन है उनकी तरफ लेके जाते हैं। तो जो LPL है ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है किस चीज को, फैट स्टोरेज को, बोथ इन एडिपोज टिश्यू के अंदर एंड जो फैट थोड़ी बहुत आपकी मसल्स में स्टोर है, मसल सेल्स में। तो LPL जितना ज्यादा होगा वो उतना स्टिमुलेट करेगा फैट की स्टोरेज को एडिपोज टिश्यू में और मसल सेल्स के अंदर। अब जो ओबीज पीपल हैं जनरली दे हैव द मच मोर LPL एक्टिविटी। ओबीज लोगों के अंदर LPL जो सा है इसकी एक्टिविटी ज्यादा होती है, जो हम कहते हैं जेनेटिक फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं। मेरी फैमिली हिस्ट्री में पॉजिटिव है तो जीन्स की एक्टिविटी डेवलप हो चुकी होती है, वो कंट्रीब्यूट करता है LPL की एक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए। लेकिन ये जो LPL की एक्टिविटी है फैट को स्टोरेज करने की वो सिर्फ एडिपोज सेल के अंदर ज्यादा होगी। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में जेनेटिक में ओबेसिटी ओवरवेट है तो LPL की एक्टिविटी ज्यादा होगी सिर्फ फैट सेल्स के अंदर, नॉट इन द मसल सेल्स, ठीक है। इसके अलावा दिस हाई LPL एक्टिविटी मेक द फैट स्टोरेज मोर एफिशिएंट। जितनी ज्यादा LPL की एक्टिविटी होगी उतना ज्यादा फैट की स्टोरेज ज्यादा होगी, जितना ज्यादा ये एंजाइम एक्ट करेगा।
तो अब ऑफ कोर्स एक्टिविटी भी हमें देखनी है पर्टिकुलरली मेल और फीमेल के अंदर एलपीएल एंजाइम की। इसको भी जरा देख लेते हैं कि व्हाट आर द एक्टिविटी ऑफ द एलपीएल एंजाइम बोथ जेंडर मेल और फीमेल। LPL, the activity of the LPL is particularly regulated by the gender. First one in female में fat cell जो से हैं sorry fat cells in chest area, hip and thigh, इनके अंदर क्या होगा फैट सेल्स वैसे भी ज्यादा होते हैं लेकिन इस अब क्यों ज्यादा होते हैं व्हाट आर द रीजन कि फीमेल के अंदर पेयर शेप ओबेसिटी है। इन द फीमेल फैट सेल्स इन द दीज एरियाज प्रोड्यूस द फैट सेल्स प्रेजेंट है वो प्रोड्यूस करते हैं अबंडेंट अमाउंट ऑफ द एलपीएल, अबंडेंट अमाउंट ऑफ लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम। जहां ये ऑफ कोर्स एंजाइम ज्यादा हैं वहां पे फैट ज्यादा होगी एंड पुटिंग मोर फैट इन दीज एरियाज। ऐसे वहां पे मेल का देख लें, उसके बाद हम लोग डिफरेंस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द एप्पल एंड पेयर शेप ओबेसिटी। इन मेल में जो फैट सेल्स प्रेजेंट हैं एब्डोमेन एरिया पे वो प्रोड्यूस करते हैं एक्सेसिव या अबंडेंट अमाउंट ऑफ द एलपीएल। मतलब रीजन स्पेसिफाई कर लिया, फीमेल के अंदर ब्रेस्ट, हिप और थाई एरिया में जो फैट सेल्स हैं वो अबंडेंटली प्रोड्यूस करेंगे एलपीएल। और हमें इस चीज का समझ आ गई जितना एलपीएल ज्यादा होगा उतनी फैट स्टोरेज ज्यादा होगी। ऐसे ही हमने कहा कि मेल के अंदर क्या है, मेल के अंदर जो सेंट्रल ओबेसिटी है या एप्पल शेप ओबेसिटी उसमें क्या है कि जो एब्डोमिनल रीजन है बेली एरिया वहां पे जो फैट सेल्स प्रेजेंट हैं वो इनहांस करेंगे एलपीएल की प्रोडक्शन को। When the LPL is produced in the excessive amount, it leads to store the excessive amount of fat in those particular area. These enzymes जो से explain करते हैं why the women develop the pear shape obesity. Women's के अंदर pear shape obesity क्यों होती है और men के अंदर apple shape या central obesity क्यों होती है, क्योंकि हमें रीजन पता चल गया कि इन एरिया में फैट जो है वो अकोमोडेट करेगी और ये दोनों सेंट्रल और पेयर शेप ओबेसिटी को डेवलप करेगी। ओके, नेक्स्ट वी हैव द सम, ये हमने डिस्कस कर लिया कि क्या लिंक है बॉडी वेट के साथ। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सम काजेस, व्हाट आर द एटियोलॉजी ऑफ द ओवरवेट एंड ओबेसिटी। This is about the session in which we cover the management. The remaining part will be covered in the next session in which we discuss in detail what are the overweight and the obesity. Thank you so much. Allah Hafiz.